नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको सरल तरीके से ये बताऊंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन और जनहित के बावजूद सरकार कौन-कौन से बहाने बना रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से देश को क्या लाभ होने वाला है और किस तरह से इस लाभ को छिपाकर हमें और आपको कहा जा रहा है कि इस देश को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। हम आज सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे कांड को समझेंगे और ये समझेंगे कि सरकार कैसे इसमें घिरती जा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज दिल्ली में 20 राज्यों से कर्मचारी आए थे। प्रदर्शन था ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अब इस प्रदर्शन की तस्वीरों को आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको पीएम मोदी की एक तस्वीर दिखाता हूं जो उन्होंने खुद ट्वीट की है। ये तस्वीर तेलंगाना की है और इस तस्वीर में मोदी जी ने स्वयं जो ट्वीट किया है या पोस्ट किया है एक्स पर, अब तो नाम बदल गया, उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड भीड़ है, यहां पर रिकॉर्ड भीड़। तो पहले आप रिकॉर्ड भीड़ देखिए मोदी जी की क्या है। अब चलते हैं रामलीला मैदान की तस्वीरें देखते हैं, किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में कर्मचारी प्रदर्शन करने आए थे और इस प्रदर्शन को मीडिया से कोई भाव नहीं मिला। कौन से मीडिया से? गोदी मीडिया से। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या नोएडा टीवी है, जो भी आप कहें, वो अक्सर ऐसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट मजदूरों के, किसानों के जब होते हैं, एक तरफ से कहीं से दूर से एक रैली शुरू होती है और वो रैली खत्म नहीं हो पाती, इससे पहले रामलीला मैदान भर जाता है और वहां से लोगों का निकलना जारी रहता है। ऐसी रैली साल में कई बार होती है, मजदूरों की, किसानों की, लेकिन गरीबों की रैली। अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसको लगा के एक जिब करके क्रेन लगा के और उसमें वाइड एंगल लेंस लगा के और उस भीड़ को ज़्यादा दिखाने का काम महीनों चलता रहा। सारे चैनलों ने यही किया। आज ओपीएस के समर्थन में जो कर्मचारियों की रैली थी, उसकी भीड़ का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे और इसको मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। आज मैं अगर ओपीएस समझाने चलता आपको और बातें करता और आज का ये जिक्र नहीं करता तो मैं अन्याय करता। अब समझने की ज़रूरत है कि ये कर्मचारी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए क्यों हैं। तो इसके लिए मोटे मोटे तौर पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि दोनों स्कीम क्या है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आगे मैं आपको इसका एनालिसिस बताऊंगा, कैसे इसके पीछे दुनिया भर की बड़ी ताकतें और अडानी अंबानी जैसे लोग इस ओपीएस को खत्म करने के पीछे, ये आप समझ जाएंगे प्रोग्राम खत्म होते होते। पहले बताता हूं, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, इसको ये इसलिए आई थी क्योंकि इस देश में एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था। सरकार चाहती थी कि जो कुछ हो वो जनता के लिए हो, देश जनता के लिए है, जनहित के लिए। तो नियम ये बनाया गया कि भाई जब तक आदमी काम का है, जब तक उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक तो सरकार उससे काम कराए, उसका मजा ले, उससे मुनाफा कमाए, चाहे वो कॉरपोरेट हो या सरकार हो। और जिस दिन वो आदमी काम का ना रहे तो तुम उसे गड्ढे में फेंक दो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोदी जी की उम्र आते आते आदमी हिंदुस्तान का किस तरह से बेकार हो जाता है। उसको लोन नहीं मिल सकता, कितनी भी उसकी हैसियत हो, उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत होती है। ऐसी 2500 चीज़ें हैं जो इस बूढ़े आदमी का इस देश में तिरस्कार किया जाता है। तो आप अगर अपने देश के लोगों को, जिसने 20 साल 30 साल आपके लिए काम किया, 40 साल काम किया, मान लो 25 साल तक पढ़ा तो 35 साल उसने काम किया, 35 साल के बाद में इस देश की कोई जिम्मेदारी उस व्यक्ति के लिए बनती है कि नहीं, जो 35 साल तक आपके लिए काम करता रहा, उसके बाद आप उसको मरने छोड़ दोगे?
तो व्यवस्था ये बनी थी कि इस देश में जितने भी कर्मचारी हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जो लास्ट वेतन होगा, वेतन में बहुत सारे जो भत्ते मिलते हैं उनको हटा के सिर्फ बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो उस बेसिक सैलरी का आधा यानी 10,000 रुपये हम आपको हर महीने पेंशन देंगे। और महंगाई बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से हम पैसे आपके बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि 10,000 से तो जिंदगी चलेगी नहीं। ये थी पुरानी पेंशन स्कीम। और इस योजना में कर्मचारी सुरक्षित जीवन अनुभव करते थे कि भैया नौकरी करी हमने, अगर इतने साल काम किया सरकार के लिए, तो बुढ़ापे में सरकार हमारा और हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी। ये थी। इसमें क्या था कि एक जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, साथ साथ गारंटीड रिटर्न था कि भैया बुढ़ापा आएगा तो आपको आपका जो भी लास्ट सैलरी होगी उसका आधा, बेसिक सैलरी का आधा मुझे पेंशन मिलेगी। एक तो ये फ़ायदा था उसमें। और उसमें 6 महीने बाद उस पर जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और सरकार महंगाई भत्ता तो कम बढ़ाती है, लेकिन जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है वो भी उसको बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अगर वो आदमी नौकरी कर रहा है, उसने 30 साल काम किया, एक दिन मर गया अचानक, तो उसके बच्चे कौन पालेगा? उसका पूरा जीवन तो उसने सरकार के लिए समर्पित किया था ना। देशभक्ति, जनसेवा, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप। और पता चला कि फिर उसके बच्चे, तो ये व्यवस्था बनाई थी इस देश के जो बुजुर्ग थे, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों ने, कि फिर उसके बच्चों को हम पेंशन दे देंगे। भाई चलो, उसका परिवार, उसने इस देश को अपना जीवन दिया है, वो कोई और काम कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन काम कर रहा है। और ये सब चीज़ें जो होती थी ये उसके साथ में हुआ करती थी। इसके अलावा उसको अगर कोई ज़रूरत पड़े, बीच में इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो लोन वोन भी मिल जाता था। और इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, जीपीएफ अलग है, पीएफ अलग है और ये अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में देखिए कैसे कैपिटलिज्म के लिए खेलती है एक विचारधारा, पूंजीपतियों के इशारों पर नाचती है एक विचारधारा। इसको आप वीडियो में धीरे धीरे समझ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आते हैं 2004 में और नई पेंशन स्कीम लागू कर देते हैं। यानी अभी तक की जो पेंशन थी वो पेंशन स्कीम ये वाली खत्म करके नई स्कीम लाए हैं, जिसमें जो रिटर्न है वो पेंशन पे आधारित है। कैसे? आपके वेतन से सरकार 10% पैसा काट लेगी, ठीक है? आप अगर कर्मचारी 10% अपनी तरफ से मिलाएगी, फिर उस पैसे को कहीं रिटर्न, कहीं निवेश किया जाएगा, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? उसको अलग अलग फंड्स में किया जाएगा। यानी कॉरपोरेट के को पैसा वो आपका उठा के दिया जाएगा। धंधा करो अडानी जी, अंबानी जी, और वो पैसा लेके कैसे भागते हैं हमने सबको देखा, खूब सारे लोगों को। वो दे दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? उनके शेयर खरीद लेंगे और उनको पैसे दे देंगे। कंपनी डूबेगी तो क्या होगा? विजय माल्या के मान लीजिए डूब गए शेयर, या वो जो जितने भी वो गीतांजलि ज्वेलर वाला था और वो नीरव मोदी था, खाली नीरव बोलेंगे, मोदी नहीं बोलेंगे, वो उसमें फिर मामला फंस जाता है, मानहानि टाइप का हो जाता है। नीरव मोदी, तो वो था। वो सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई थी। इस पेंशन में क्या किया इन्होंने? 10% आपका और 10% मेरा मिला के एक बना दिया इन्होंने, एक संस्था बना दी। संस्था के सरकार ने बना लिया अपना रेगुलेटरी, और वो अलग अलग फंड्स के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपकी पेंशन का पैसा शेयर बाजार में लगा रही है। 50% पैसा शेयर बाजार में जाएगा ही जाएगा। तो मेरी और आपकी जो जिंदगी भर की कमाई है, जो मेरे वेतन से 10% आप काट रहे हो, और जो सरकार को पेंशन देनी थी उसने पेंशन बंद कर दी, उसकी जगह वो 10% पैसे मिलाती रही। और उसको मिलाने के बाद आपका जो पैसा है वो शेयर में लगा दिया। शेयर में लगाने के बाद आपकी अगर सर्विस के दौरान मौत हो जाए तो पैसे जब्त हो जाते हैं। मतलब अभी ये जब्त वाली बात आप समझेंगे तो क्या होता है, ये जब पैसा पूरा इकट्ठा हो जाता है, आप 60 साल के हो जाते हैं, तो ये पैसा आपको वापस मिलेगा। कितना पैसा? जो आपने 10% और सरकार ने 10% मिलाया, तो ये जितना इकट्ठा हो गया 60 साल के होते होते वो आपको मिल जाएगा। लेकिन रुको, अभी आपके हाथ में पैसे नहीं देंगे, आपको पैसे देते थे, रुक लिया। पहले आप 40% पैसा पेंशन फंड में इन्वेस्ट करो। यानी जो पैसा आपको मिल रहा है, जो सरकार ने 10% पैसे लगाए थे, उसमें से 8% पैसे में उसने कंडीशन लगा दी
कि ये पैसा आप पेंशन फंड में निवेश करोगे, मतलब आपको जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन फंड से मिलेगी। ठीक है सर, कर देंगे, गुलाम है आपके, आपके हाथ में पावर है। करने के बाद में वो जो पैसा है, वो जो पेंशन फंड में 40% आपका जाता है पैसा, वो पैसा फिर आपको नहीं मिलता, उसके बदले में पेंशन मिलती है। और सर्विस करते समय अगर आपकी डेथ हो जाए तो जितने पैसे आपके जमा थे ना, वो गए सारे, पैसा जब्त, बस आपकी फैमिली को पेंशन मिल जाएगी। यानी 60% पैसा आपका जब्त हो गया, 40% से आपको पेंशन मिल रही। तो ये मोटा मोटा आपको एक चीज समझ में आ गई। अब सरकार जो लॉजिक दे रही है वो लॉजिक सुनिए। सरकार कह रही है कि ये जो नई पेंशन स्कीम है, इसमें देखो जी फायदा ऐसा, सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, ये एक तर्क है। तो भैया पैसे तो उसमें भी 10% दे रहे हो आप, बीसी तो करना उसके, फिर पूरे जीवन पैसा देना पड़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी जो होती है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। यानी जो आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको इनकी पेंशन का पैसा टैक्स चुकाएंगे, उससे पेंशन जाएगी, क्योंकि पेंशन सरकार देती है, तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। तो भैया बच्चे बाप का बोझ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और वो जो पीढ़ी है, जब वो पीढ़ी पेंशन लेगी तो उसके आगे आने वाली देगी, तो उसको तो पैसा मिल गया ना। लेकिन सरकारों का काम है उत्तर, इसमें सारे कैपिटलिस्ट लोग, इवन मोंटेक अहलूवालिया भी, भले ही वो कांग्रेस के समय में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने थे, या बल्कि मनमोहन सिंह को भी कोने में बुला के पूछ लोगे तो वो जितने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लोग हैं, अमेरिका की पिट्ठू जो अर्थव्यवस्था के लोग हैं, वो सारे के सारे इस पेंशन स्कीम के खिलाफ है। अभी आप समझेंगे क्यों खिलाफ है। तो इस तरह के बहुत सारे कुतर्क किए जा रहे हैं कि भैया आप पेंशन दोगे तो ये हो जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये जो मैंने बताया एक और बड़ा बढ़िया सा फार्मूला, इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि भैया आपने तो ले लिया, आपको पेंशन मिल रही है, फिर पेंशन जो उस वक्त जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, वो क्यों, जो लोग इस देश के टैक्स भर रहे होंगे, वो आपकी पेंशन क्यों चुकाएंगे? कितना घटिया तर्क है, आप सोचिए। ये लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। नई पीढ़ी अगर पुरानी पीढ़ी का कर्ज नहीं चुकाएगी तो कौन चुकाएगा? और उसमें भी बात यह है कि वो जो चुका रहे हैं बुढ़ापे में, उनको भी तो अगली पीढ़ी से मिलना है। इस कॉमन सेंस से दुश्मनी क्यों है? लेकिन ये इसलिए दुश्मनी है और इसलिए ये खर्चा दिख रहा है, इसलिए नुकसान दिख रहा है। सरकार को उतना पैसा पेंशन में खर्च करना पड़ता है, सरकार को उतना पैसा, यहां जो 10% दे रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा। असल दिक्कत क्या है जो आप समझिए। असल दिक्कत ये है, ये आइडियोलॉजी की वॉर है। आइडियोलॉजी की वॉर मतलब विचारधाराओं का युद्ध है। एक विचारधारा है जो इस देश के आम गरीब गुरबे आम आदमी के हितों का ख्याल रखती है। दूसरी विचारधारा है जो कहती है अडानी का ख्याल रखो, अंबानी का ख्याल रखो। भाई अगर आपको मुफ्तखोरी लगती है तो जो गोड्डा प्लांट है अडानी जी का, जिसके जरिए आप बांग्लादेश को बिजली भेज रहे हो, उसको एसईजेड क्यों घोषित किया और उसको टैक्स में दुनिया भर का रिबेट क्यों दिया? अडानी को टैक्स में छूट देने पर इस देश में या किसी और उद्योगपति को, सारे उद्योगपतियों को दी जाती है। 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी सिंगूर के लिए। टाटा, सिंगूर से जब टाटा जा रहा था गुजरात, तो जो 1 रुपए में जमीन दे रहे हो मुफ्तखोरी नहीं है, 2 किलो अनाज मुफ्तखोरी है। ये मुहावरा बना हुआ है। और जो पेंशन दोगे उसको भी ये लोग मुफ्तखोरी बता रहे हैं। उसकी वजह है कि ये मुफ्तखोरी बता के इस दुनिया के जो मुफ्तखोर हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो मलाई काटना चाहते हैं। कैसे काटना चाहते हैं सोचिए, उनकी 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। पेंशन के नाम पे जो लायबिलिटी आती है वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप एक बात सोचिए, इस देश में 2 मिनट के लिए अगर पेंशन के इश्यू को थोड़ी देर रोक के, इस देश में हमने लगातार देखा गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। देश के 10% लोगों के पास 70% दौलत है। मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया था, ऑक्सफैम का मैंने 2 वीडियो बता चुका हूं, बल्कि 3 में। गरीब गरीब अमीर अमीर हो रहा है। जो महंगी चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, महंगी गाड़ियां, उनकी डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा अमीरों के हाथ में चला गया है। उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके जो सीईओ हैं, तो उनके जो बड़े अधिकारी हैं,
उन तक वो पैसा खूब जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उनकी जो काम की चीजें, लग्जरी फ्लैट, अब 4-4 करोड़ रुपए के फ्लैट, 3-3 करोड़ रुपए के फ्लैट आम हो गए दिल्ली में। बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा 3 करोड़ से स्टार्ट। गाड़ियां 10 लाख से नीचे की तो कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और उसके साथ में जीडीपी आपकी लड़खड़ा रही है। आपकी जीडीपी का हाल अब आपकी बांग्लादेश जैसे छोटे देश से भी कहीं ज्यादा बुरा है। आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा, आप कहेंगे तो कभी मैं पूरा वीडियो बना दूंगा इस पे। यहां तक कि रुपया अफगानिस्तान के नीचे है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जीडीपी बढ़ेगी कैसे? जीडीपी तब बढ़ेगी जब कंज्यूमर बढ़ेगा। कंज्यूमर बढ़ेगा पैसे कैसे? जब कंज्यूमर की जेब में पैसा होगा। जब आप इस देश के रिटायर्ड लोगों को पैसा दोगे तो पैसा वेस्ट नहीं जा रहा भाई। वो जो पूंजीपति को उठा के तुम पैसे शेयर के जरिए दे रहे हो, जिससे वो फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री के पास ग्राहक नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर बुजुर्ग को आप पेंशन दोगे और वो खर्च करेंगे, उस पैसे से उस फैक्ट्री का माल बिकेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी फैक्ट्री लगाने से नहीं आती, फैक्ट्री में उत्पादन होने से आती है। और उत्पादन बढ़ता है कंज्यूमर के कंज्यूम करने से, खपत बढ़ने से। जितना ज्यादा चीजों की खपत बढ़ेगी उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा खपत बढ़ेगी वो तभी बढ़ेगी जब जनता के पास में सामान खरीदने के पैसे होंगे। आप जनता के पैसे छीन के, अब बताइए, एक कर्मचारी है, पूरी जिंदगी की उसकी कमाई है, आप उसका पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हो। शेयर बाजार का कोई भरोसा नहीं, कब गिर जाए, कब ऊपर चला जाए। अडानी जी कैसे फर्श से अर्श से फर्श हो रहे हैं, लगातार ऊपर नीचे फुदक रहे हैं। इस खतरनाक स्थिति में किसी की जीवन भर की कमाई, किसी के भविष्य के लिए जोड़ा गया धन आप लगाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि लोगों को आप इनसिक्योर करना चाहते हैं। जब लोगों के पास में सिक्योरिटी होती है, जब सरकार से उन्हें अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, उन्हें खाने पीने को मिलता है, तो लोग गुलाम आसानी से नहीं बनते हैं। वो आसानी से समझौता नहीं करते हैं। मेरे ऊपर जब ईएमआई का कर्जा होगा, ऊपर से मेरी पेंशन का भी पक्का नहीं होगा, मेरा पीएफ भी नहीं पक्का होगा। पीएफ का पैसा भी तो शेयर में ही लगा रहे हैं, सारा पैसा नहीं लगा रहे हैं, उन्हीं को उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। तो जब सारा पैसा उठा के मुल्क का उनको दे दोगे, अब समझे आप, अटल जी कोई बहुत श्रद्धेय व्यक्ति नहीं थे, ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। पूरी योजना ही इस हिसाब से बनाई गई थी कि सारा पैसा भारत सरकार के कर्मचारियों का उद्योगपतियों को दे दिया जाए। इसे वो लोग ग्रोथ कहते हैं। कौन? पूंजीपति लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चिंतक लोग, उस सोच के लोग, उस विचारधारा के लोग। तो क्या हुआ, इस स्कीम में पैसा, एक विचारधारा वो ही जो कर्मचारियों का पैसा दे देना चाहती थी कॉरपोरेट को, वो पैसा दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आज छत्तीसगढ़ है, जैसे आज हिमाचल है, जैसे आज पंजाब है, जैसे आज राजस्थान है, जैसे आज झारखंड है, इन्होंने कह दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है, इस देश में एक राज्य ऐसा भी है जिसने कहा कि हम अटल जी की एनपीएस पे जाएंगे ही नहीं। वो राज्य है पश्चिम बंगाल। उसका नेता कौन था? बुद्धदेव भट्टाचार्य था। जनहित का फैसला लिया, अड़ा रहा। आज तक वहां के कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, और वो पेंशन का पैसा जब बाजार में आता है तो ग्रो करता है। जब ग्रोथ होती है तो दुनिया आगे बढ़ती है। यहां ग्रोथ का फार्मूला क्रोनी कैपिटलिज्म में ये हो गया है कि सारा पैसा छीन के उद्योगपति को दे दो, उद्योगपति उससे फैक्ट्री लगाए, उसके बाद में उसकी फैक्ट्री चले नहीं, वो उसको दिवालिया घोषित कर दे। तो दिवालिया घोषित करने का काम आसान बना दो एकदम। जब चाहो जी फैसिलिटी, एकदम सिंगल विंडो, आप दिवालिया हो गए। आपको किसी से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं चुका पा रहा है, आप चले जाइए ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल तुरंत कहेगा भाई इनके पैसे रोका, वो कहेगा मेरा पैसे नहीं है, इतने अभी से कैसे लगा रहा हूँ। बोले ठीक है, बोली लगा दो इसकी। पता चला 90% पैसा डूब गया कर्जदारों का, बैंकों का, 95% पैसा डूब गया। ये जो मैं पैसा बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये डूबा है हाल के सालों में। पिछले 5, 7, 10 सालों में जिस तरह के हेयर कट लिए हैं,
बैंकों ने और कर्जदारों ने, ये उनका हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। तो एक व्यवस्था क्या है? एक व्यवस्था वो है जो ये चाहती है कि कर्मचारी का पैसा, उसके भविष्य का सुरक्षित पैसा, उसको सुरक्षित रखा जाए। उस व्यक्ति को सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने पूरा जीवन जिया है तो उसको भरण पोषण करे। उसका बुढ़ापे में जब उसके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, मर जाएगा क्या बूढ़ा आदमी? जब वो 70 का, 75 का, 80 का होगा, तो अब वहां पे भी कहते हैं ना कि इनका बच्चा इनका भरण पोषण क्यों करे, अगली जनरेशन क्यों करे। दूसरी व्यवस्था वो है जो चाहती है कि सारा का सारा पैसा उद्योगपतियों को दे दो। और ये जो संघर्ष है, ये उन दो व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष है। एक वो विचारधारा है जो कहती है कि इस देश में पैसा नीचे के स्तर पर जाना चाहिए, जिसने नरेगा लाया, जिसने मनरेगा लाया, जो कहते थे 19 के चुनाव में कि हम 72,000 एक परिवार को सीधे दे देंगे। तो वो जो 72,000 दे देते थे, अगर वो दे पाते, अगर वो सरकार में आते और 72,000 देते, वो 72,000 बाजार में खर्च होता, कमोडिटीज में लगता, उद्योग को ग्राहक मिलते, उनका माल बिकता, जीडीपी ऐसे बढ़ाई जाती। और आपके राज्य में जीडीपी इसीलिए नहीं बढ़ रही, आपने रेफरेंस ईयर चेंज कर दिया, यानी स्केल ही छोटा कर दिया आपने जीडीपी नापने का कि भैया लो ताकि हमारी ज्यादा जीडीपी दिखे, तब भी नहीं बढ़ रही है, तब भी ग्रोथ रेट रुकी हुई है, आपकी सड़ी हालत में है। आप कहते हो यूरोप में भी तो हो रही, तो बांग्लादेश से नाप लो भाई, अपने आसपास के देश प्रांतों से नाप लो। तुलना करोगे तो पाकिस्तान से, जो कठमुल्ला धार्मिक आधार पर चलने वाला देश है, जिसने अपनी पूरी पीढ़ियों को, जो अच्छा खासा देश था, पूरी पीढ़ियों को पीछे धकेल दिया सिर्फ धार्मिक आधार पर देश चलाने के चक्कर में। अब आप यहाँ पे भी धार्मिक आधार पर लगाने के चक्कर में हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। नेपाल बना था, उसका भी वही हाल हुआ। जहां भी बनेगा दुनिया में, जो देश लिबरल देश हैं, धार्मिक स्वतंत्रता जिन देशों में, इस्लाम बाहुल्य देशों में भी है, वो प्रगति कर रहे हैं। 60% देश ऐसे हैं जिसमें 93% भी आबादियां हैं ना मुसलमानों की, वहां पे भी धार्मिक स्वतंत्रता है। विकिपीडिया पे जाके चेक कर लीजिएगा। और जहां पे है वही तरक्की कर रहे हैं, जहां नहीं है वो दुनिया को झेल रहे हैं। ईरान का आपने हाल देख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो भुगत रहे हैं इसको। खैर, वो विषय अलग है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये जो लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो अटल बिहारी वाजपेयी की, मोदी जी की और दूसरे लोगों की है। मैं उसमें उनको भी शामिल करता हूँ, नरसिंह राव को। मनमोहन सिंह के टाइम पे सोनिया गांधी का दखल होने के कारण वो इंटेंसिटी लूट की कम थी, लेकिन अब जो है इन दोनों विचारधाराओं का युद्ध है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश की जरूरत है। और मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर मोदी जी झुकेंगे, ठोक भी लगाएंगे, जैसे कि ये किसान आंदोलन पर झुके थे। उम्मीद करता हूं अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि ये स्कीम्स हैं क्या और इन स्कीम्स को लागू होना क्यों जरूरी है और कौन इनके पक्ष में, कौन इनके खिलाफ है। और ये भी कि जो विचारधारा के पक्के लोग होते हैं वो कितना भी जमाना बदल रहा हो, अपनी बात पे कायम रहते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य रहा, कंगाल नहीं हुआ है वो राज्य। वहाँ के कर्मचारी के पास में एक सम्मानजनक बुढ़ापा है, भले ही वो व्हाट्सएप में रह के और दूसरी चीज़ों में बह गया, कहीं चला गया, अलग बात है, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। तो ये थी कहानी जो रामलीला मैदान में भीड़ दिख रही है, जिसके पक्ष में बड़ी संख्या में इस देश का मजदूर कर्मचारी खड़ा हुआ है, जिसको हमेशा छिपा दिया जाता था, अब सोशल मीडिया के कारण छिपाया नहीं जा पा रहा। और उसकी मांगों की, और उसकी मांगें क्यों जायज हैं इस देश के विकास के लिए, उसके लिए नहीं, हमारी इकोनॉमी के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए, बढ़िया ग्रोथ रेट के लिए, अच्छे जीडीपी के लिए, ये भी आपने समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।